हेलो एवरीवन। इस वीडियो से मैं मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथमेटिकल टूल्स 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो आपने 10th तक का फिजिक्स पढ़ा होता है उसमें उतना मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होता। आपके डिफरेंट लॉज वगैरह जो स्टेट आप करते हो वो आप सिंपल अलजेब्राइक मैथमेटिक्स वहाँ पे यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो 11th 12th का जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो आप देखोगे कि हर जगह पे डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, इंटीग्रेशन यूज़ होता है और वेक्टर्स यूज़ होता है। दैट मीन्स कैलकुलस वाला पार्ट यूज़ होता है और वेक्टर्स यूज़ होता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए ताकि आप 11th और 12th की फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ सको। तो मैथमेटिकल टूल्स 11th के लिए ही मैं बना रहा हूँ, तो पूरे बेसिक लेवल से मैं लूँगा और बेस लेवल से मैं उसको पूरे हायर लेवल तक ले जाऊँगा मैथमेटिकल टूल्स को। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप 12th में हो और गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बन रहे हैं क्योंकि आपका मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप ये वीडियोस देख सकते हो। तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आपका मैथमेटिकल टूल्स बनने लगेगा। इवन अगर आप एंट्रेंस क्लास में हो और आपको फिजिक्स का कुछ भी आइडिया नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो मैथमेटिकल टूल से। और इवेंचुअली जब आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाता है ना, मैथमेटिकल टूल वाला पोर्शन, तो गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल, गुड टाइप न्यूमेरिकल भी आप करने बैठते हो, तो वो भी आपसे बनने लगते हैं। तो उससे आपका कुछ नहीं होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप उसी हिसाब से फिर सब्जेक्ट को लेते हो और इवेंचुअली सब्जेक्ट पे आपका पूरा कमांड आ जाता है। तो मैं सिंपली इसको ऐसे कहूँगा नटशल में कि मैथमेटिकल टूल्स एक ऐसा पोर्शन है, इसको आपको इतना स्ट्रांग करना है कि इसको स्ट्रांग करते करते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, मेरा तो ये स्ट्रांग हो गया, अब फिजिक्स पे मेरा पूरा कमांड आ जाएगा। तो बराबर वैसी फीलिंग आ जाती है जब आप मैथमेटिकल टूल्स को बहुत अच्छे से करते हो। तो मैथमेटिकल टूल से मैं स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट करूंगा यहां पे फंक्शन से। मैं स्टार्ट करूंगा यहां पे, और एक पॉइंट मैं पहले कहूंगा, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मगर यहां पर मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं मैथमेटिक्स में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां पे स्टेट करने वाला हूं जो आपको यूज होंगे अपने 11th और 12th की फिजिक्स में। और हाँ, थोड़े से कुछ ऐसे भी मैं मैथमेटिकल टॉपिक्स लेने वाला हूं जो आपको अभी लगेगा कि वो तो यूज नहीं होने वाले 11th और 12th में, मगर जिनका जेई एडवांस है, जो जेई एडवांस के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बहुत सारे बड़े न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, जिनका बड़ा सोल्यूशन होता है, उनको आप उनके सोल्यूशन को आप प्रिसाइज कर सकते हो, कुछ लाइंस का बना सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिकल टूल्स पे भी होल्ड हो। तो फिलहाल के लिए मैं पूरे बेस से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं शुरू करूंगा फंक्शन से। तो फंक्शन आपके पास सिंपली एक रूल होता है। देख लो, मैं आपको ऐसे कहूंगा, स्टार्टिंग में आप एज्यूम कर लो कि आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है या आपके पास एक बॉक्स है। तो मैं सिंपली एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास यहां पर एक बॉक्स है। आप एज्यूम कर लो कि आपके पास एक बॉक्स है। तो मैंने बॉक्स यहां पे एज्यूम किया। यहां पर ये वाला जो एंड है, ये आपके बॉक्स का इनपुट है, मतलब आप यहां पर इनपुट दोगे और बॉक्स कुछ प्रोसेसिंग करेगा और आपको फाइनली यहां पर आउटपुट देगा। वो आपको यहां पे आउटपुट देगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे इनपुट देना शुरू करता हूं। लेट अस सपोज कि मैं यहां पे इनपुट 1 दे रहा हूं। ठीक है, मैंने 1 इनपुट दिया और मैं वो 1 यहां पर भी लिख रहा हूं। मैं वो 1 यहां पर भी लिख रहा हूं। तो ठीक है, जब मैंने 1 यहां पे इनपुट दिया, इस बॉक्स में कुछ प्रोसेसिंग हो गई, इस बॉक्स में कुछ प्रोसेसिंग हो गई और आउटपुट पे मुझे यहां पर 1 मिल रहा है। तो चलो ठीक है, इनपुट को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, आउटपुट को मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर मैं x की बात करूं, मैंने x में क्या दिया, मैंने x में 1 दिया, तो जो मुझे आउटपुट में मिल रहा है वो 1 ही आ रहा है ना, तो मैं यहां पर y की जगह पर 1 ही लिख दूंगा। बहुत सिंपल है, अभी तक कुछ मुश्किल है नहीं। तो चलो इनपुट को चेंज करते हैं। मैं इनपुट यहां पे 2 दे रहा हूं। अब मैं इनपुट यहां पर 2 दे रहा हूं, जो मुझे आउटपुट में यहां पे मिलेगा, अब वो यहां पर 2 नहीं मुझे मिल रहा है, मुझे 4 मिल रहा है। तो ठीक है, दूसरी एंट्री मेरी 2 थी और दूसरा जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। मैं नोट करते जाऊंगा, मुझे यहां पे इनपुट मैंने 2 दिया और आउटपुट मुझे यहां पे 4 मिला। और एक एग्जांपल, मैं यहां पे फॉर एग्जांपल इनपुट 3 दे रहा हूं, आउटपुट में मुझे 9 मिल रहा है। तो अगेन यहां पर इनपुट का वैल्यू मैं यहां पर 3 दे रहा हूं और आउटपुट में मुझे यहां पर 9 मिल रहा है। अब अगर मैं अगला वैल्यू बताऊं, आप थोड़ा सा एज्यूम करना शुरू करोगे। ठीक है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
आप बोलोगे ये 2 है, सर ने 2 का स्क्वायर कर दिया 4 होता है। आप देखोगे यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 9 होता है। अब अगर मैं यहाँ पे लेट अस सपोज अगला इनपुट यहाँ पर लेट अस सपोज मैं यहाँ पे 8 दे रहा हूं, आप उसको स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि आपको एक आइडिया बन चुका है कि अगर आप इनपुट देते हो उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है, वो आपको आउटपुट में मिलता है। तो अगर मैं यहां पर 8 इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट में मुझे यहां पर 64 मिल रहा है। तो ठीक है, मैं अपनी एंट्री यहां पर अगेन करता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं 8 और मुझे यहां पर जो आउटपुट में मिल रहा है वो मुझे 64 मिल रहा है। मैं यहीं पे प्रोसेस को खत्म करता हूं। फिलहाल के लिए इतना काफी है, मैंने ये 4 इनपुट दे दिए, मुझे 4 आउटपुट मिल गए। तो मैंने यहां पर इन इनपुट्स का एक सेट क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने इन इनपुट्स को कलेक्ट किया ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप सेट बोलते हो। तो मैंने यहां पर एक सेट क्रिएट किया, ये मगर सेट ऑफ इनपुट्स है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। और यहां पर जो आपके पास y है ये भी एक सेट बन रहा है ना, क्योंकि ये भी कलेक्शन ऑफ नंबर्स है ना आपके पास। तो ये आपके पास सेट ऑफ आउटपुट्स है। तो ये आपके पास सेट ऑफ इनपुट है, ये आपके पास सेट ऑफ आउटपुट है। अब आराम से देखते जाओ, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इसको और एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। Let us suppose this is x. Let us suppose this is y. अगेन मैं और एक बार बोल रहा हूं कि जितना मैं यहां पे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स के साथ इसको कोई रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं सही फॉर्म में जाऊं मुझे पहले रिलेशन को डिफाइन करना चाहिए था, रादर सेट से मुझे आना चाहिए था, सेट रिलेशन फंक्शन। मगर वो मैथमेटिक्स में आप कर लोगे जिनका मैथमेटिक्स है, जिनका मेडिकल है उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बस ऐसे आप चीजों को समझो, एक बार आपको फंक्शन समझ में आएगा, हम फंक्शन के टाइप्स पे जाएंगे, फंक्शंस को समझेंगे, फिजिक्स में यूज कहां पे होते हैं, हम वो सारी चीजें देख पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहां पर अगर मैं इनपुट सेट की बात करूं, इनपुट सेट में 1 2 3 और 8 है। इनपुट सेट में यहां पर 1 2 3 और 8 है। अच्छा, आउटपुट सेट की बात करो, वहां पर 1 4 9 और 64 है। चलो ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं 64 9 1 और मैं यहां पे 4 लिख रहा हूं। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो कोई इश्यू नहीं है। मगर आपके पास देख लो यही 4 आउटपुट्स है ना, यही 4 आउटपुट्स है। 1 वहां पर दिख रहा होगा, 4 वहां पर दिख रहा होगा, 9 वहां पर दिख रहा होगा, 64 वहां पर दिख रहा होगा। अब देख लो यहां पर ये आपका एक सेट है, ये आपका दूसरा सेट है। फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन एक रूल होता है जिससे आप एक सेट के एलिमेंट्स को मैप करते हो दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। रिपीट करता हूं, फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जिसकी मदद से आप एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को यूनिकली मैप करते हो दूसरे सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ। मैप करना, मैप करने का मतलब समझाता हूं। देख लो यहां पे, अगर मुझे 1 को मैप करना है, मुझे एक एरो दिखाना पड़ेगा, ये एरो को ही आप बोलते हो मैप करना। ये जो मैंने 1 को 1 के साथ यहां एरो से दिखाया ना कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 जाएगा, क्योंकि 1 जब आपने इनपुट दिया था आउटपुट क्या मिला था 1। तो इस एरो को आप बोलते हो मैप करना। इसी तरीके से अगर मैं 2 की बात करूं, 2 4 के साथ मैप हो जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 9 के साथ मैप हो जाएगा। अगर मैं यहां 8 की बात करूं, वो 64 के साथ मैप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैपिंग तो हुई है, मगर मैपिंग में मैंने यूज क्या किया? मैपिंग में मैंने जो भी x के एलिमेंट्स थे उनका स्क्वायर लिया। मैपिंग में जो भी मेरे x के एलिमेंट्स थे उनको स्क्वायर कराना। तो यहां पर जो मैं रूल यूज कर रहा हूं वो आपका x स्क्वायर है, वो आपका सिंपली x स्क्वायर है। तो जो भी एलिमेंट मेरे x का है उसको जब मैं स्क्वायर करूंगा वहां पर मुझे कॉरस्पॉन्डिंग y का एलिमेंट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, आप सिंपली बोल सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब यह आप इसको लिख सकते हो, दैट इज y जो आपके पास है इट इज फंक्शन ऑफ x। y आपका x का फंक्शन है, जो आपका आउटपुट है वो x पे डिपेंड करता है। आप x क्या दोगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट y मिलेगा। आप x क्या पुट करोगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, उसी हिसाब से आपको y मिलेगा। तो एक बार और जनरल डिस्कशन, यहां पर आप देख सकते हो मैंने फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स की तरह दिखाया। ये ब्लैक बॉक्स जो भी नंबर लेता था उनका स्क्वायर कर देता था, ये हमने रियलाइज किया। तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रूल है, क्योंकि आपके पास ये इनपुट्स थे तो आपके पास एक इनपुट सेट बन गया, एक आउटपुट सेट बन गया। फिर मैंने यहां पर इसको एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिखाया, ये आपके इनपुट्स थे, ये आपके यहां पर आउटपुट्स थे। फिर इन एरोज को मैंने ड्रॉ किया। इस चीज को आप मैपिंग बोलते हो, इस चीज को आप मैपिंग बोलते हो, इस चीज को आप मैपिंग बोलते हो, MAPPING।
इस चीज को आप मैपिंग बोलते हो। मैंने मैप किया और मैप जो मैं यहां पे कर रहा हूं, मैं किस रूल को फॉलो कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा हूं। मतलब जो 1 है 1 का स्क्वायर ले रहा हूं, 1 ही मिलेगा तो 1 के साथ मैप किया। 2 का स्क्वायर ले रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 यहां पर है। मैं यहां पे 3 ले रहा हूं, 3 का स्क्वायर कर रहा हूं, 9 है, 9 के साथ मैप कर रहा हूं। जो मैं यहां पे इनपुट पकड़ रहा हूं, 8 पकड़ा मैंने, 8 का क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर करने पे 64 मिलेगा, 64 के साथ मैंने इसको मैप कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपका y एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। अगर आप x का वैल्यू फॉर एग्जांपल यहां 3 दोगे, 3 का स्क्वायर यहां पर 9 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही रूल यूज हो रहा है ना, इसी रूल को आप फंक्शन बोलते हो। और आप देख रहे हो कि y यहां पे x पे डिपेंड कर रहा है, y यहां पर x पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोल सकते हो y इज फंक्शन ऑफ x। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं, अ फंक्शन इज अ रूल दैट मैप्स एलिमेंट्स ऑफ वन सेट यूनिकली विद द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। आप लिख सकते हो अपनी जगह पे, एक बार और बोलता हूं, आप लिख लो अपनी जगह पे। अ फंक्शन इज अ रूल दैट मैप्स every element of one set uniquely to other elements of other set. मैं रिपीट करता हूं, a function is a rule that maps every element of set uniquely with elements of other set. तो यहां पर आप देख सकते हो, एक सेट के एलिमेंट्स को मैप कर दिया दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ, मगर एक फंक्शन को यूज यहां पर करके। तो फंक्शन एक रूल होता है जो एक सेट के एलिमेंट्स को मैप करता है दूसरे सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं रहा होगा। अब यहां पर मैं इस वाले पार्ट पे आ जाता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर मैं आ जाता हूं। तो ठीक है, मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर आ जाता हूं। आप x का कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, आपकी मर्जी। आप x का वैल्यू 1 दे सकते हो, x का वैल्यू 2 दे सकते हो, x का वैल्यू 3 दे सकते हो, x का वैल्यू 4 दो, कुछ भी दो, 10 दो, 20 दो, -1 दो, कुछ भी दो, ये आप तक है। तो x आपके पास यहां पर कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये एक वेरिएबल है और ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। और जब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ऐसे वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, क्योंकि ये x आपका एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, सिंपल। और जो भी वैल्यू आप x को दोगे उसी हिसाब से y बनेगा ना। तो y डिपेंड किस पे कर रहा है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। जब आपका y x पे डिपेंड करता है, तब आप बोल सकते हो कि y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x। अगर आपका यहां पर y फंक्शन ऑफ x है, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि y इज फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब यह होगा कि जो y आपके पास होगा यह आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगेन आप देख सकते हो, यहां पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की, और मैंने ये बताया सिंस आपका y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, आपका y x पे डिपेंड कर रहा है, आप बोल सकते हो y इज फंक्शन ऑफ x। और इसी को मैथमेटिकली आप लिखते हो y इज फंक्शन ऑफ x। तो आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हो। कहने का मतलब अगर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और y की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x, आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये तरीका है, देख लो, मैंने अभी अगेन आपको तरीका दिखाया, इसी को आगे यूज करने वाले हैं।
तो इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार और आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप लिखते हो तो y लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो एक ही बात है, मगर यहां पर अब मैं अगेन एग्जाम्पल वाइज बात कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ठीक है चलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहने का मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी दे दो उसका स्क्वायर करके आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। अब यहां पर फर्दर आप देख सकते हो y की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, देख लो मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं एफ ऑफ जेड तो मुझे लिखना पड़ेगा जेड स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हो एफ ऑफ ए इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये वेरिएबल्स आप चेंज कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तो ये आपके पास सिंपली एक फंक्शन का इंट्रोडक्शन था, मैंने फंक्शन को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया कि फंक्शन आपके पास सिंपली एक रूल होता है और वो रूल क्या करता है, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स को वो आउटपुट्स के साथ मैप कर देता है, ये आपका फंक्शन होता है। एक बेसिक लेवल पे मैंने बताया, तो इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन मैं पहले बोलता हूं और फिर मैं लिखूंगा यहां पे। आपके पास फंक्शंस ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं दो पार्ट्स में, आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं, आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। एल्जेब्राइक फंक्शंस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन में पहले ही मोनोमियल फंक्शन आता है, मोनोमियल फंक्शन के बाद आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में भी आपके पास लीनियर फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। फिर उसके बाद आपके पास आफ्टर पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास रैशनल फंक्शन आता है, रैशनल फंक्शन में भी आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन आता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास सिग्नम फंक्शन आ जाता है, मॉडुलस फंक्शन आ जाता है, आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपके पास आ जाता है, और आपके पास इर्रेशनल फंक्शन भी एक फंक्शन होता है। ये सारे आपके एल्जेब्राइक फंक्शंस में आ जाते हैं। एल्जेब्राइक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो लिमिटेड होती है, मतलब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। दूसरा सेट ऑफ फंक्शंस आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट नहीं होती है, वो इनफाइनाइट होती है, तो वो आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। एल्जेब्राइक में आपके पास फाइनाइट टर्म्स है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपके पास सिंपली लॉगरिदमिक फंक्शन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा बोला, लिखा अभी कुछ नहीं, मैं लिखते जाऊंगा ये क्लासिफिकेशन, आप भी लिख सकते हो इस पूरी क्लासिफिकेशन को। बट इस पूरी क्लासिफिकेशन में फिर कुछ ही फंक्शंस है जो हमें यूज करने हैं फिजिक्स में, तो उनको हम फिर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहां पर क्लासिफिकेशन फंक्शंस का दूंगा, आप वो क्लासिफिकेशन देखोगे और फिर मैं आपको ये भी कोशिश करूंगा कि हर किसी का एक एग्जाम्पल साथ साथ में देते जाऊं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि फंक्शंस में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। और वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जो है वहाँ पर हम कुछ ऐसे फंक्शन स्टडी करेंगे जो आपके फिजिक्स में यूज़ होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्लासिफिकेशन पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ब्रॉडर वे में अगर बात करूं तो फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एल्जेब्राइक फंक्शन और दूसरे आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं और आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं। एल्जेब्राइक फंक्शन को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करोगे, पहले ही आपके पास मोनोमियल फंक्शन होता है,
और आप सिंपली लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3x²। एग्जाम्पल, इसमें एक टर्म होती है, मतलब मैं y इज इक्वल टू 3x² लिख रहा हूं, एक ही टर्म है ना। अगर यहां पर +2 होता तो दो टर्म्स आ जाती, तो एक ही टर्म है, तो y इज इक्वल टू 3x²। ये एक एग्जाम्पल है मोनोमियल फंक्शन का, तो ये आपके पास एक मोनोमियल फंक्शन है। दूसरा जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि पॉलिनोमियल, इसमें सिर्फ एक टर्म नहीं होंगी, इसमें मल्टीपल टर्म्स होंगी। 2 टर्म्स हो सकती है, 3 टर्म्स हो सकती है, 10 टर्म्स हो सकती है, 1000 टर्म्स हो सकती है, तो इसमें मल्टीपल टर्म्स हो सकती है। तो आप देख सकते हो यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, मगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगी। तो आप देख लो आराम से यहां पे, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो आपके पास है इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। मैं 3 ही बोल रहा हूं, बट फिलहाल के लिए एक आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। मैं एग्जाम्पल देख सकता हूं, y इज इक्वल टू 3x+2। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसका डिग्री यहां पर 1 है, x का डिग्री यहां पर 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डिग्री या तो 1 होगा या तो 1 से कम। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं y इज इक्वल टू 2 लिखूंगा ना, वो भी लीनियर फंक्शन आपके पास है, वो भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फिलहाल के लिए वो आपके पास यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन में आप याद रखोगे कि यहां पर x का डिग्री 1 है ना, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर फंक्शन आएगा यहां पे। लीनियर फंक्शन, और दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और a आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपका जो x का पावर है वो 2 है, पावर जो है वो यहां पर वो सिंपली 2 है। फर्दर देख लो, आपके पास बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन भी होता है। बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आपके पास होता है उसमें आप देखोगे ऑड पावर्स होते ही नहीं है, उसमें सिर्फ इवन पावर्स होते हैं। मगर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ax रेज टू द पावर 4 प्लस bx² प्लस c। आप देखो ऑड पावर है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो टू क्वाड्रेटिक फंक्शन। जो आपका बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो टू क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, आप देखते हो कि y इज इक्वल टू ax रेज पावर 4, इसका पावर कितना है 4, और साथ साथ में ऑड पावर्स है ही नहीं वहां पे। ये चीज आप दिमाग में रखोगे तो ये आपके पास बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो एल्जेब्राइक फंक्शन, इसमें मैंने मोनोमियल फंक्शन दिखाया, पॉलिनोमियल फंक्शन दिखाया। तीसरा आपके पास यहां पे रैशनल फंक्शन होता है। और रैशनल फंक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा आपके पास होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मैं FN यहां पे लिख रहा हूं, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अगेन मैं इनकी एग्जांपल आपको दे सकता हूं, अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन या आगे हमें डील वैसे भी करना है, वहां पर मैं आपको इनकी एग्जांपल भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए तीसरा फंक्शन आपके पास रैशनल फंक्शन है। चौथा फंक्शन आपके पास इर्रेशनल फंक्शन होता है। आपके पास इर्रेशनल फंक्शन होता है। मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मे बी इसमें मैं कुछ फंक्शन स्किप करूं तो कोई इश्यू है नहीं इसमें, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मगर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में इतना क्लासिफिकेशन तो आपको पता होना चाहिए। फर्दर देख सकते हो आप, इर्रेशनल फंक्शन के बाद आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं।
पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इनके फर्दर कुछ टाइप्स है। इसके पास आपके पास अगर मैं कुछ टाइप्स की बात करूं तो मैं लिखता हूं यहां पे सिग्नम फंक्शन, आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, और फर्दर अगर मैं बात करूं आपके पास यहां पर आप सिंपली बोल सकते हो सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। और आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी होता है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इतना अगर आप याद रखोगे, ये वाला पार्ट ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ तो आइडिया रहना चाहिए कि आपके पास फंक्शंस का किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। इसी तरीके से दूसरे आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और आपके पास लॉगरिदमिक फंक्शंस। तो ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो अगेन अगर मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट गया होगा, कोई इशू है नहीं इसमें, आप वीडियो को और एक बार देख सकते हो। मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप फंक्शंस को डिवाइड करना चाहते हो ब्रॉडली, आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं, आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। एल्जेब्राइक फंक्शंस में आप देखोगे कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना वो फाइनाइट होते हैं, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आप देखोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं होते हैं। मे बी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो हम साइन एक्स बोलते हैं, तो वो तो एक ही टर्म है, कुछ आप ऐसे बोल सकते हो, वो मोनोमियल क्यों नहीं है। देख लो, अगर मैं साइन एक्स का एक्सपेंशन दूं, मैं अगर साइन एक्स का यहां पर एक्सपेंशन दूं, अगर मैं यहां पर साइन एक्स का एक्सपेंशन दूं, आप तो साइन एक्स पढ़ा होता है अभी तक आपने, मगर आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म आपके पास होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x raised to the power 5 divided by 5 factorial minus x raised power 7 divided by 7 factorial plus so on। तो अगेन अभी मैं और भी बहुत फंक्शंस का ये एक्सपेंशन दिखाने वाला हूं, क्योंकि हमें यूज करना है इसको। बट फिलहाल के लिए देख लो, मैंने एक एग्जांपल दिखाया, आप देख सकते हो कि मैंने सो ऑन लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता लास्ट टर्म कौन सी होगी। अगर आप कोई लास्ट टर्म बनाओगे भी ना, उसके बाद और एक टर्म आप ले सकते हो, तो आप बोल सकते हो समवट इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में होते हैं। और फर्दर और एक चीज अगर आप देखोगे, यहां पर हमने इसको डिराइव नहीं किया, मैं ये सीधे स्टेट कर रहा हूं। बट जब हम आगे बढ़ते जाएंगे और एडवांस सेक्शंस में जब हम पहुंचेंगे, एडवांस सेक्शन में मैं आपको टेलर सीरीज पढ़ाऊंगा और मैक्लरन सीरीज पढ़ाऊंगा। मैक्लरन सीरीज से मैं आपको दिखाऊंगा, जब ना पूरा मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे और फिर जब मैक्लरन सीरीज पे हम पहुंचेंगे, इवन दो अगेन वो आपके इसमें है नहीं, मगर उस मैक्लरन सीरीज को यूज करके मैं ये एक्सपेंशन आपको दिखाऊंगा पहले कि ये एक्सपेंशन आता कहां से है, और दूसरा पार्ट उसी सीरीज को यूज करके मैं आपको बहुत सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, जो कि जिनके सॉल्यूशंस एक पेज के होते हैं, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो विद इन 2 to 3 लाइंस। तो वो आप सारी चीजें देखते जाओगे। अभी तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए आप दिमाग में रखो कि जो साइन एक्स है आपके पास, इट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। मे भी किसी को डाउट होगा ये फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि 11th क्लास के लिए आपने इससे पहले फैक्टोरियल नहीं सुना होता है। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, लेट अस सपोज 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1। तो इस पूरे को मैंने कंफाइंड फॉर्म में 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब ऐसे ही लेट अस सपोज 7 फैक्टोरियल है, ये आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है।
तो ये मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये आपके पास फैक्टोरियल की बात हो रही है। इस वाले पार्ट को भी अलग से आगे मैं पढ़ाऊंगा जब मैं बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप याद रखो, अगेन आप देख सकते हो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक साइन फंक्शन लिया, साइन फंक्शन के एक्सपेंशन को हम डिराइव कर सकते हैं, हम डिराइव करेंगे, बट फिलहाल के लिए इस एक्सपेंशन को जब आप देख रहे हो यहां पे, तो ये एक्सपेंशन जो आपके पास है ये आपको सजेस्ट करता है कि यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में यही फर्क है कि अलजेब्राइक फंक्शन में फाइनाइट टर्म्स होते हैं और जो आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है उसमें फाइनाइट टर्म्स नहीं होते हैं। अब अगर मैं अलजेब्राइक फंक्शन पे आऊं, मोनोमियल फंक्शन में सिर्फ एक टर्म होगा। आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास पॉलिनोमियल में लीनियर फंक्शन आएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, आपके पास बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, आपके पास रैशनल फंक्शन होते हैं। रैशनल फंक्शन आपके पास सिंपली पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। अगेन अभी नहीं मैंने कुछ बताया, अगले वीडियोस में मैं इसको भी अच्छे तरीके से पूरा इंट्रोडक्शन इसका दूंगा। उसके बाद आपके इर्रेशनल फंक्शन होते हैं, इर्रेशनल फंक्शन आपके रूट वाले फंक्शन होते हैं। चलो मैं दिखाता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू √2 + 1। जिस फंक्शन में आपके पास √2x, सॉरी अब ठीक है, तो आप देख सकते हो इस फंक्शन में आपका रूट आ रहा है ना x पे, x का पावर यहां पर 1 2 3 नहीं है, यहां पर x का पावर 1 है, यहां पर x का पावर 2 है, यहां पर x का पावर 1 है, यहां पर x का पावर 4, x का पावर 2। तो पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूं ना, मगर यहां पर x का पावर जो है ना ये फ्रैक्शन है, x रेज टू द पावर 1/2। तो कोई इशू नहीं, इसको भी आगे देख लेंगे। तो अगला आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। इसमें आपके पास सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मैंने यहां नहीं लिखा, चलो लिखता हूं मैं यहां पर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये इसका और एक इसमें 5वां टाइप है ये। तो यह आपकी सिंपली अलजेब्राइक फंक्शंस है। और अगला आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस है। मैं वीडियो को कंक्लूड करने से पहले सिर्फ 2 पॉइंट्स कहूंगा, 2 से 3 पॉइंट्स कहूंगा। आपको किस किस फंक्शन पे पूरा होल्ड होना चाहिए? लीनियर फंक्शन, quadratic function, rational function, trigonometric function, exponential function, logarithmic function। नेक्स्ट वीडियो से हम इन सब फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में। अगले 1-2 वीडियोस जो है वो इनकी डिटेल में चले जाएंगे और फाइनली हम उसके बाद लिमिट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स समझने के बाद हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। तो ये मेरा वॉक थ्रू होगा, मैं ऐसे ही चीज़ें लेने वाला हूँ और सीक्वेंस में मैं जाने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आज ये पढ़ा रहा हूँ कल डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा, एक सीक्वेंस में चलना होता है। 11th क्लास में हो आप तो पूरे सीक्वेंस में मैं चलूँगा, आप सीक्वेंस में फॉलो करते जाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पूरे लेक्चर में आपको सिंपली आइडिया मिल रहा है कि आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बस मैं वो आइडिया आपको देना चाहता था, बाकी नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।